बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 45 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 45 का नाम है रीकैप। लेसन बहुत ही यूनिक है। यूनिक इस हवाले से क्योंकि इस लेसन में आपको लेसन नंबर 23 से लेकर लेसन नंबर 44 जो कि MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशंस के हैं, आपको ओवरव्यू मिल जाएंगे लेसन नंबर 23 से लेकर लेसन नंबर 44 के ये इस वाले लेसन नंबर 45 के अंदर जितने भी लेसन हमने पढ़े थे। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप स्टूडेंट से या आप व्यूवर से कि काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दो, लेसन नंबर 45 जैसे कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो इसी को जस्ट वॉच आउट कर लें पूरी कॉन्शियस फुली अवेयरनेस के साथ। आपका अल्हम्दुलिल्लाह 50 to 70% जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स को लेकर। ओके, तो लेसन के आगाज़ में व्हाट इज़ द फोटोग्राफी आपको दी गई है। तो फोटोग्राफी क्या होती है? तो फोटोग्राफी वो तरीका है जिसमें ना रोशनी के ज़रिए परमानेंट इमेजेस को ना केमिकली सेंसिटिव मटेरियल पर रिकॉर्ड किया जाता है। और ये 19th सेंचुरी में दो फ्रेंच शेख्स नाइसफोरे और नाइपस और लुइस लैक्विस मेंडे डे क्यूरी के आर्टिस्टिक रिसर्च के ज़रिए डेवलप हुई थी। अच्छा, ये जो है ना नाम, ये एक्चुअल में स्पेनिश है। ओके, इसलिए आपकी टोंगियों में सम टाइम नहीं चले या नहीं बैठे या स्लिप हो जाए नाम को प्रोनाउंस करते हैं इनके। तो मैं आगे चलता हूँ, फिर बताता हूँ इसमें क्या क्या कुछ बताया गया। तो अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मिलजुल कर ना इन्होंने मिलजुल कर डिस्कवरीज जो की थी इस हवाले से कि 1837 में ना पहले इन्होंने कमर्शियली सक्सेसफुल प्रोसेस जो था वो डेग्रियोटाइप को पैदा किया था। स्टॉप एक्शंस ऑफ फोटोग्राफी की बात की जाए तो E.J. मरे, पेंटर थॉमस एकिंस और एडवर्ड मरे ब्रिज ने ऐसे तरीके डेवलप किए थे जिनसे ना स्टॉप एक्शंस ऑफ फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। और ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि हम जो देखते हैं ना और जो हमारे दिमाग समझते हैं उसमें ना कितना फ़र्क होता है। ओवरऑल आपको ना स्टॉप एक्शंस फोटोग्राफी में यही होता है। फिर क्या हुआ 1881 में हाल्फटॉन ने आइडिया पेश किया था और 1880 में जॉर्ज इर्ट्समैन और इंट्रोडक्शंस ऑफ रोल फिल्म जो थी वो हुई थी। आगे है मोशंस पिक्चर्स आर न्यू वे इन मास कम्युनिकेशंस। इसमें आपको ना डेफिनेशन इन द स्टार्टिंग दी गई है। तो मोशंस पिक्चर्स का मतलब है मूवी मेकिंग को एक आर्ट और इंडस्ट्री के तौर पर ना समझना जिसमें ना प्रोडक्शंस टेक्निक्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट और डिस्ट्रीब्यूशंस एग्जीबिशंस ऑफ फिल्म से शामिल होती हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन पिक्चर्स की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट इन अनबिलीवेबल फैशंस, इसमें आपको फर्स्ट इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि 1877 में ना एक 25,000 जो है वो डॉलर की बेट लगी थी। और इसमें क्या हुआ था कि वक्त अच्छा, जो उस वक्त ना काफ़ी पैसे वाली ये बेट थी। ये 25,000 डॉलर की जो ये बेट है या जुआ कह लें, ये बहुत बड़ा जुआ था। एडवर्ड मय ब्रिज जो एक इंग्लिश मैन थे लेकिन ना अमेरिकन हो गए थे, मतलब कि अमेरिका में हो गए थे।
तो ये ना बेट सेटल इन्होंने करनी थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि एक ग्लोपिंग हॉर्स के 4 पाँव एक वक्त पे ना ज़मीन से उठ जाते हैं, जबकि दूसरे कह रहे थे कि ये जो है मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये जो है ना, जैसे कि बताया गया है, ग्लोपिंग से मुराद ये है कि वो अक्सर आपने देखा होगा गोल्फ क्लब में। तो एक होता है गोल्फ क्लब, या क्या गोल्फ क्लब में क्या होता है कि आपने जस्ट एक वाइट बॉल नीचे रखनी होती है, एक स्टिक होती है, उससे हमने पॉकेट में डालना होता है, दूर दराज एक पॉकेट होती है उसमें, या पास जाके पॉकेट में डालना होता है। ग्लोपिंग में ये होता है कि आप हॉर्स में बैठे होते हैं, हॉर्स में बैठकर आप जो है वो भाग रहे होते हैं, या फिर राइडिंग के दौरान उसमें भी स्टिक होती है आपके पास, जैसे कि ये हॉकी वगैरह होती है, या फिर सिंपल ये होता है कि आप जस्ट घोड़ासवारी कर रहे होते हो। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि मसला ये था कि ग्लोपिंग हॉर्स बहुत जल्दी मूव करता है, जो आंख से देखना जिसको ना आंख से देखना मुश्किल है। अब जाहिर सी बात है कि घोड़ा अगर तेज़ रफ्तार से भाग रहा है तो उसकी टांगों की मूवमेंट्स को कैच करना, या टांगों की मूवमेंट को एक पिक्चर की सूरत में लाना थोड़ा सा मुश्किल था। और ये शायद जो ये ऐसा बिलीव था कि उतना जल्दी इसको ना आप देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए ना बेट को सेटल करने के लिए ना डेफिनेटली प्रूफ की भी ज़रूरत थी कि इस बेट को जो है वो कामयाब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए कुछ प्रूफ की ज़रूरत थी। ओके, और इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है आप स्टूडेंट्स को कि इस मसले को ना सॉल्व करने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें हॉर्स की रनिंग के सीक्वेंस की फ़ोटोस ली गई थी। जब ये तस्वीरें ना डेवलपिंग हुई तो ये ना साबित हुआ कि हॉर्स अपने ना 4 पाँव को थोड़े वक्त के लिए ज़मीन से उठा लेता है, जिससे बेट सेटल हो गई थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ना कुछ और भी समझ में आया था। अगर एक सीरीज ऑफ स्टिल फोटोज को सिक्वेंशली दिखाया जाए तो एक इल्यूजन्स ऑफ मोशंस क्रिएट होता है, और ये डिस्कवरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और 25,000 की जो बेट थी बस एक छोटा सा हिस्सा था इस डिस्कवरी के बदले। मतलब ये कि $25 खर्च करने के बाद फिर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो थी वो कमाई फिर शुरू होना हो गई थी। 1889 में क्या हुआ था? 1889 में ये हुआ था कि थॉमस एडिसन और इनकी टीम ने ना काइंटोग्राफ डेवलप किया था, जो एक सिनेमा था, सॉरी, जो एक कैमरा था जिसमें ना रोल्स ऑफ कोटेड सेल्यूलॉइड फिल्म्स यूज़ होती थी, और काइंटोस्कोपी जो एक ना डिवाइस था पीप शो व्यूइंग के लिए था। 1895 में क्या हुआ था कि ल्यूमर ब्रदर्स फ्रांस ने ना पहला प्रोजेक्शन डिवाइस जो था वो सिनेमाटोग्राफ क्रिएट किया था। 1995 में क्या हुआ था कि पहली जो मूवी थी थिएटर पिट्सबर्ग में बनाई गई थी, जिसमें लग्जरीज एसेसरीज और पियानो भी था। एक निकल चार्ज होता था एडमिशन्स के लिए, और इस थिएटर को ना निकलोडियन कहा गया था। ओके, आगे मज़ीद आपको बताया गया है कि 1913 में क्या हुआ था। 19 स्पेक्टल्स के बारे में बताया गया, तो इटालियन स्पेक्टल्स जिसमें ना फिल्म्स ने इटालियन स्पेक्टल्स जिसमें ना फिल्म्स ने फीचर्स लेंथ का साइज़ जो था वो 20 मिनट्स से बढ़ाकर लगभग तकरीबन 2 घंटे 9 रील्स का टाइम जो था वो लिया था, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मज़ीद 1902 में क्या हुआ था, तो पोर्टर जो है ना, एडवर्ड एस पोर्टर ने सबसे पहली बार ना डेमोस्ट्रेट किया था कि वाइडली सेपरेट लोकल्स की फिल्म्ड सीन्स को ना एडिट करके एक साथ दिखाया जा सकता है बिना ऑडियंस को कंफ्यूज किए। और इसने लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन जो कि 1902 में, और द ग्रेट ट्रेन रॉबरी जो कि 1903 में एडिटिंग और एक्टिंग के लिए यूज़ की गई थी। 1926 में क्या हुआ था कि साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक के एक्सपेरिमेंट्स में कामयाबी मिली थी। 1926 में
और 1927 में ये हुआ था कि द जैज सिंगर में पहली बार स्पोकन डायलॉग इंट्रोड्यूस किया गए थे। फिर लाइट ऑफ न्यूयॉर्क फिल्म ज़्यादा पॉपुलर हुई थी पब्लिक में 1922 में। एग्जाम पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। 1927 में ये हुआ था, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क। ओके। 1927 में मोशंस पिक्चर्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बनी थी और हर साल अवार्ड्स सेरेमनी जो थी वो स्टार्ट भी हुई थी। ऑस्कर अवार्ड जो था वो भी 1927 में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था ओवरऑल। तो मेयर्स टेकन बाय द फिल्म इंडस्ट्री टू बीट टेलीविजन्स, इसमें ना आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। सिनेमास्कोपी फिल्म का यूज़ शुरू किया गया था और मूवीज़ में ग्लैमर इंट्रोड्यूस किया गया था और लास्ट में बताया गया है कि डाइवर्स टॉपिक और सब्जेक्ट्स को कवर किया गया था। मोशन पिक्चर्स फिल्म इन साउथ एशिया, तो मोशन पिक्चर्स साउथ एशिया में किस तरह से आई थी, तो ल्यूमर ब्रदर्स ने ना अपनी शॉर्ट फिल्म्स 1895 में ना पेरिस में शो किया था। अगले साल इन्होंने अपनी फिल्म्स इंडिया में 7 जुलाई 1896 को वेटसन्स होटल बम्बई में एग्जिबिट की थी और इनके पास ना 6 फिल्म्स का पैकेज था। ओके। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। और ये द ल्यूमर ब्रदर्स ऑफ फ्रांस के पास कितनी फिल्म्स का पैकेज था? 6 फिल्मों का पैकेज था। राजा हरिश्चंद्रा जो कि 1930 में सब कॉन्टिनेंट की पहली साइलेंट फीचर्स फिल्म थी जो दादा साहिब फाल्के ने बनाई थी। और एग्जाम पॉइंट से ये भी इंपॉर्टेंट है। 1913 और 1930 में तक ना जो था 200 फिल्म्स जो थी वो प्रोड्यूस हुई थी और ये इसकी जो रेशो है ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। 200 फिल्म्स जो प्रोड्यूस हुई थी कितने से कितने सालों में? 1913 से लेकर 1930 में। ओके। आरदेशरी ईरानी आलम आरा जो थी वो 1931 में पहली टाल की फिल्म थी। ठीक है। आगे लेजेंड ऑफ साउथ एशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या शामिल है, तो इसमें आपको बताया गया है इन द स्टार्टेड वी शंतरन, मतलब कि अच्छा ये जो रेशियो है ना फिल्मों की, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि अनएक्सेप्टेबल है कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आप बखूबी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन फिल्मों के नाम बताए गए हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि मैं इसको पढ़ कर आपको समझाऊं। तो आगे मैं आ जाता हूँ, महबूब खान को भी मैं पीछे छोड़ देता हूँ, मतलब ये कि महबूब खान ऊपर है तो इसको भी मैं इसकी फ़िल्म की ना फ़िल्म का भी मैं छोड़ देता हूँ। मैं बिमाल रॉय और राज कपूर की फ़िल्मों को भी मैं छोड़ देता हूँ। आगे आता हूँ तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो शेयर्ड हिस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म की इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो आपको बताई गई है तो उसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आप ये लेसन नंबर 45 की जस्ट जो है ना ये इसको इसी पर फोकस रखिएगा, ये फिल्मों के नाम को लेकर। जो लेसन नंबर आई थिंक जो था लेसन नंबर 30, उसमें शायद फिल्मों के नाम बताए गए थे, तो आप उस लेसन को ज़रा कैजुअल ले लेना, लेकिन लेसन नंबर 45 की जो फिल्मों का नाम जिन जो डिस्कस किया गया ना इनको सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे ना पूछे जा सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में। ओके। तो मैं पाकिस्तानी फ़िल्मों के नाम भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से पाकिस्तानी फ़िल्मों के नाम भी शुरू हो गए हैं और मैं आता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय फिल्म्स की तरफ, इस यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इंटरटेनमेंट, मतलब कि फिल्मों में क्या क्या कुछ दिखाया जाने लगा, तो इंटरटेनमेंट का न्यू तरीका जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सिनेमा हाउस ने एक नंबर 2 पे बताया गया कि सिनेमा हाउस ने एक न्यू बिजनेस जो थी वो शक्ल अख्तियार कर ली थी। हज़ारों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक्टिंग, डायरेक्शंस, म्यूज़िक सेट्स, लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी जो थी वो शामिल होने लगी थी। बिल बोर्ड्स हर जगह जो थे वो लगने शुरू हो गए थे। रंग बिरंगी लैंडस्केप्स में जो थे वो तब्दीली हो वाक़या होना शुरू की थी। कल्चर को मैनिफेस्ट किया और वापस कल्चर्स को इन्फ्लुएंस भी किया था। एड्रेस, लैंग्वेज, लिविंग स्टाइल, हारमोनी जो थी वो शामिल हो गई थी। अच्छा, ये जो है ना फिल्मों ने क्या क्या जो था वो चेंजेस पैदा की या क्या क्या चेंजेस लाई फिल्मों ने,
ओवरऑल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जस्ट आपने 2-3 पॉइंट्स इनको ना हाईलाइट कर लेना है। जैसे कि मैं इसको पढ़ के बता रहा था, मज़ीद आपको इसमें बताया गया है सोसाइटी में जो हेटेड फिगर्स थे, जो हेटेड फिगर्स थे ना, इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन जो देखा गया था, एटलीस्ट स्क्रीन पर इनको ना दिखाया गया था। और लास्ट में है बोल्डनेस, वल्गैरिटी, ऑब्ससीनिटी, फिल्म्स का डार्क साइड भी था। ओके, प्रोपागेंडा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। तो इन द स्टार्टेड फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ये एक मैसेज का तरीका है जो किसी ख़ास ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू को ना सपोर्ट करना और इसे स्प्रेड करने के लिए यूज़ होता है। इसमें ना ऑडियंस के इमोशंस को इन्वॉल्व जो है वो किया जाता है। हैरोल्ड लेसवेल्स जो प्रोपेगेंडा स्टडीज़ के पियोनियर थे, इसने ना मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टिव एटीट्यूड्स बाय द मैनिपुलेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल्स कहा था प्रोपेगेंडा को। और ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है जो सीक्रेटली किसी ऑब्जेक्टिव को ना अचीव करने के लिए होता है। ओके, तो ये ओवरऑल जो था वो यही कुछ बताया गया था प्रोपेगेंडा को लेकर। तो मैंने बस आपको ना निचोड़ बता दी है, समरी बता दी है, कंक्लूजन बता दिया है प्रोपेगेंडा को लेकर। तो ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा की जो टाइप्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स ने ना प्रोपेगेंडा को ना कुछ तरीक़ों में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 पे है वाइट प्रोपेगेंडा, नंबर 2 पे है ग्रे प्रोपेगेंडा, नंबर 3 पे है ब्लैक प्रोपेगेंडा। अच्छा, ये जो है ना वाइट, ग्रे और ब्लैक प्रोपेगेंडा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर ये कौन सा प्रोपेगेंडा है, ग्रे है, वाइट है या ब्लैक है। तो ये प्रोपेगेंडा वाला जो चैप्टर है ना, उसको एक दफ़ा आप सीरियस होके ना आप स्टूडेंट्स वॉच आउट कर लीजिएगा। ओके, तो उसमें से बहुत से एमसीक्यूज समटाइम आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रोपेगेंडा का जो है ना 1-2 सवाल लाजमी आता है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हो, लाजमी जो है वो प्रोपेगेंडा का पूछा जाता है। आगे आता हूँ रेडियो की तरफ। तो रेडियो में सबसे पहले मार्कोनी रिकग्नाइज्ड एज रेडियो इन्वेंटर, मतलब कि मार्कोनी को समझा जाता है कि ये रेडियो के इन्वेंटर है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह से बताया गया है कि मार्कोनी मतलब कि 1896 में ना गुगलीमो मार्कोनी को ना रेडियो का पहला पेटेंट जो था वो दिया गया था, जो कि ब्रिटिश पेटेंट 1239 में हुआ था। इस पैटर्न में ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए इक्विपमेंट का जिक्र किया गया था। और 1897 में ना मार्कोनी ने इस आइसले ऑफ वाइट इंग्लैंड में ना दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश भी किया था। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी साल ना क्या हुआ था कि यूएसए में ना निकोला टेस्ला ने भी रेडियो के कुछ अहम डेवलपमेंट और पैटेंट्स किए थे, लेकिन ना 1904 में उस पैटेंट को ना ऑफिस ने मार्कोनी को रेडियो का पैटेंट जो था वो भी दिया गया था। शायद इसलिए कि मार्कोनी के फाइनेंशियल बैकर्स में थॉमस एडिसन और एंड्री कार्नेज भी शामिल थे। और ये स्टेप इसलिए भी लिया गया था कि ताकि ना उस यूएसए की गवर्नमेंट को ना निकोला टेस्ला को रॉयल्टी नहीं देनी पड़नी थी, जो कि ना टेस्ला ने अपने पैटेंट्स के लिए क्लेम किए थे। इफेक्ट्स ऑफ रेडियो ऑन सोसाइटी, रेडियो का सोसाइटी पर किस टाइप का असर हुआ। तो इसमें आपको बताया गया है कि रेडियो ने मास कम्युनिकेशंस में ना प्रिंट मीडिया से काफ़ी ज़्यादा असर डाला था। रेडियो का एक फ़ायदा ये हुआ था कि इसको ना मैसेजेस भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशंस की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए लोग ना इससे काफ़ी अटैच हो गए थे रेडियो से। जब रेडियो को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस टूल समझा गया तो हर कोई ना अपना रेडियो सेटअप करने की रेस में ना शामिल हो गया था। पीस टाइम और वार टाइम भी था रेडियो के दौर में। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि पीस टाइम में रेडियो किस तरह से काम करता था और वार टाइम्स में रेडियो किस तरह से काम करता था ओवरऑल।
टेलीविज़न्स की बात की जाए तो टेलीविज़न से का ना मतलब है फोटोग्राफिक इमेजेस को कैप्चर करना। इन्हें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलने और फिर इनके ना सिग्नल्स को डिकोडिंग रिसीवर तक भेजना भी शामिल है। टीवी ट्रांसमिशंस का मेथड रेडियो जैसे ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू ही होता है। ओवरऑल टेलीविजन्स में यही कुछ बताया गया था। तो टीवी चेंजेस सम बेसिक कंसेप्ट है, टीवी ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को बदल दिया था। टीवी ने सोशल, कल्चरल और इकोनॉमी के चेंजेस में बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशंस लाई थी और ये ह्यूमन थिंकिंग को ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइज करने में ना काफ़ी मददगार साबित भी हुआ था। टीवी का इस्तेमाल विजुअल कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हुए हर चीज़ को समझने में मदद करता था। 1935 तक ना मैकेनिकल सिस्टम्स जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस से ट्रांसमिट करते थे, इनकी जगह ना इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स ने ले ली थी। मज़ीद आपको बताया गया कि व्लादिमीर के जोकिन ने ना कैटहुड ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कैमरास ट्यूब पेटेंट किए थे। फिलो टी फ्रांसवर्थ और एलन बी डोमोंट ने ना पिकअप ट्यूब डेवलप की थी, जो कि 1930 तक होम टेलीविजन से रिसीवर बन गए थे। अच्छा, ये जो है फिलो ने क्या किया था, एग्जाम पढ़ी हुई से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फुली मेमोराइज कर लेना आप स्टूडेंट्स। और मज़ीद इसमें बताया गया है तीन तरह के, मतलब ये कि दे आर करंटली थ्री मेन टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स, मतलब कि तीन तरह के टेलीविजन के ट्रांसमिशन के स्टैंडर्ड है या ओपन ब्रॉडकास्टिंग के जो स्टैंडर्ड है वो तीन तरह के हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मास मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरियर लाइफ में पूछा जाता है कि टेलीविजन के कौन से जो है वो स्टैंडर्ड हैं बताइए। तो तीन तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, NTSC और CCAM और पाल और NTSC ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो CCAM है ये कम ही यूज़ होता है स्टैंडर्ड टेलीविजन्स का। ओवरऑल इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि NTSC मतलब ये कि नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी USA में ना 1954 में ना डेवलप्ड हुई थी और इसमें ना 525 हॉरिजेंटल लाइंस और 60 वर्टिकल लाइंस जो है वो होती हैं। CCAM मतलब कि सिस्टमी इलेक्ट्रोनिक्यू पोर कोलिलियर और एविक मेमोरे। अच्छा, ये जो है ना नाम ये फ्रेंच में है और ये जो नाम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना यूनिक किस्म का है। जो यूनिक होती है ना वो समटाइम पूछी जाती है चीज़ें। तो फ्रांस में ना 1967 में ना डेवलप किया गया था इसको, और 625 लाइन वर्टिकल डिस्प्ले करती हैं और 50 जो लाइन वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले होती हैं। ओके, पाल मतलब कि फेस अल्टरनेटिंग लाइन में ये होता है कि अल्टरनेटिंग लाइन में ये होता है कि जर्मनी में 1963 में डेवलप हुआ था, इसको डेवलप किया गया था और ये 625 और डिवाइडेड बाय 50 लाइन डिस्प्ले करती है। 50 से मरा दिए कि हॉरिजेंटल है और 625 से मरा दिए कि वर्टिकल डिस्प्ले। ओके, और NTSC का अल्टरनेटिव भी है। ओके, टेलीविजन्स इन पाकिस्तान, इसमें ना आपको बताया गया है नंबर 1 पे इवनिंग ट्रांसमिशंस ओनली। सुबह की ट्रांसमिशंस में क्या होता था कि पाकिस्तान में टीवी ट्रांसमिशन सिर्फ शाम को 6 PM से 11 PM तक होती थी और हर मंडे को एक वीकली हॉलीडे भी होता था। लोग टीवी के सिग्नेचर ट्यून के साथ ना बैठ जाते थे और इस वक्त को ना अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते थे। कुरानिक रिसाइटेशन से ना दिन का आगाज़ होता था और लोग नेशनल एंथम के बाद ना अपनी डेज ट्रांसमिशंस को ना ख़त्म करते थे। टीवी का इंटरेस्ट जो था वो लोगों के शेड्यूल में इतना बदल गया था कि इन्होंने अपने दिन की प्लानिंग टीवी के टाइम के हिसाब से करना शुरू कर दी थी। ओके, तो इवनिंग ट्रांसमिशंस लेकर बताई गई थी। फिर आगे आए थे हम अच्छा, ये इवनिंग ट्रांसमिशंस में यही कुछ बताया गया था। तो मैं अब आता हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट की तरफ।
तो पहले पीटीवी में ना लाइव ट्रांसमिशन से काफ़ी प्रोमिनेंट थी, क्योंकि ना इनके पास रिकॉर्डिंग काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं थी, काफ़ी रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। ना सिर्फ न्यूज़ बल्कि ना टॉक्स, प्लेस और म्यूज़िक भी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे कि मैं ये जब लेसन पढ़ा रहा तो मैंने बहुत कुछ बताया था। तो वाकई मैं ऐसी जो रिकॉर्डिंग है ड्रामास की फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे वो पुराने जो ड्रामे हैं ना उनकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस दौर में रिकॉर्डिंग नहीं थी। यूट्यूब अगर चाह हो या ना हो इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में जब मैं 10 साल का भी था तो काफ़ी ऐसे ड्रामास थे। सॉरी, 2015 साल का था तब तो मैं, 2010 में। तो 2000 आई थिंक 5-4 में जो था वो टीवी जब मैं देखता था, तो ये था कि मतलब कि मुझे वो ड्रामास की जो सीरीज़ है, काफ़ी एथिकफुल ड्रामास होते थे पीटीवी के, तो उनके ड्रामास में देखने का दिल करता है। लेकिन अभी भी वो ड्रामा के जो है वो सीरीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है। इसी तरह इंडिया का एक ड्रामा था हवाएं। हवाई ड्रामा जो है वो उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली, और वो मैं वॉच आउट करना चाहता था। वो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती थी उस ड्रामे की। अच्छा, जैसे कि बता रहा था कि ना सिर्फ न्यूज़ बल्कि ना टॉक्स, प्लेस और म्यूज़िक भी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे, और ये एक ना यूनिक एक्सपीरियंस था सबके लिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, परफॉर्मर हो या टेक्निकल स्टाफ हो। पीटीवी एंड द अनफॉरगेटेबल वार ऑफ सितंबर 1965। तो पीटीवी ने 1965 में जो था वो बहुत अहम रोल अदा किया था। तो 1965 का ना इंडिया के साथ जंग पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इस सूरत हाल में क्या हुआ था कि पीटीवी ने ना लाहौर स्टेशन से बहुत ही ब्रेव, मतलब कि बहादुर वाला काम किया था। इन्होंने बॉर्डर एरिया से बैटलफील्ड के कुछ ज़बरदस्त तस्वीरें कैप्चर की थी और इन्हें पब्लिक तक पहुंचाया था। इस वक्त पीटीवी ने मैडम नूर जहां के नेशनल सॉन्ग्स के साथ ना अपनी ट्रांसमिशंस को जोश और पैशन से भर दिया था, जिससे देख कर ना लोगों में नेशनल डिफेंस के लिए जज्बा बढ़ गया था। पीटीवी गोज कलर्ड, इसमें ना आपको काफ़ी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इनको मेमोराइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो 1976 में ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ना कलर ट्रांसमिशन से स्टार्ट हुई थी, और 1982 में रेगुलर कलर ट्रांसमिशन शुरू हुई थी। और इस स्टेप का एक फ़ायदा ये हुआ था कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में कलर टीवी आ रहे थे, और पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवी के पार्ट्स भी अब नहीं मिलते। अब तो ब्लैक एंड वाइट टीवी ही नहीं मिलता, उसके पार्ट्स क्या मिलने। कलर टीवी भी अब एक किस्म का ख़त्म हो रहे हैं, अब एलईडी आ गए हुए हैं। ओके, मज़ीद आपको बताया गया है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेलीविजन्स ऑन सोसाइटी में, कि टीवी का सोसाइटी पर ना बहुत गहरा असर पड़ा है। इसकी ना वर्बल और नॉन वर्बल कम्बिनेशंस, और किस तरह से टीवी ने हर टॉपिक को हाईलाइट किया है, वो अपने आप में ना बहुत बड़ी चेंजेस भी थी। और सीइंग इज़ बिलीविंग में अच्छा, इसमें ना चेंजेस भी थी। अब इस किस टाइप की चेंजेस थी? सीइंग इन बिलीविंग में, चेंजेस इन टाइमिंग्स में और फैशंस में, हाउस होल्ड एंटिटी एंड चेंजेस इन हैबिट्स में, इंक्रीजिंग जनरल नो हाउ वगैरह, ये सारी जो चेंजेस इसमें शामिल थी। अच्छा, पब्लिक रिलेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि वो कम्युनिकेशंस का एक पब्लिक कम्युनिकेशन से मुराद कि पब्लिक रिलेशंस से मुराद ये कि पब्लिक रिलेशंस कम्युनिकेशंस का ना एक हिस्सा है, जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशंस या पर्सन्स की अच्छी इमेज जो है वो बनाई जाती है। और पहले पॉइंट में बताया गया कि एडवर्ड बर्नेस ने ना पीआर का एक डेफिनेशन दिया, जिसमें ना इन्होंने कहा था कि पीआर एक मैनेजमेंट फंक्शन है, मतलब कि पब्लिक रिलेशन एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो पब्लिक एटीट्यूड्स को एवेल्यूएट करती है और ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को डिफ़ाइन भी करती है। अच्छा, ये जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस आपको दी गई है, तो आप कोई भी एक डेफिनेशंस याद रख लीजिएगा। और इसमें जो है ना एडवर्ड बर्नेस की जो डेफिनेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ना आपको पढ़ के बता दिया है। ओके, आगे है मेथडोलॉजी।
मेथडोलॉजी की तरफ आता हूँ। तो ये बस आप एक ही डेफिनेशन याद रख लें, यही काफ़ी है। पीआर से क्या मराद है, पब्लिक रिलेशन है। और एडवर्ड्स बर्नेस ने क्या कहा था डेफिनेशंस को लेकर। इसी तरह कुछ और भी हैं। टू अमेरिकन प्रोफेशनल्स ने क्या डेफिनेशन पेश की थी, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी समटाइम एग्ज़ाम में आ जाती है डेफिनेशन। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पीआर का गोल ये है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस अपने ना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ना पॉजिटिव इमेज बनाए और कस्टमर्स और कम्युनिटी के साथ अच्छी कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश करे। तो मेथडोलॉजी में ये शामिल होता है पीआर की मेथडोलॉजी में। टूल्स एम्प्लॉयड फॉर पीआर, मतलब कि अब पब्लिक रिलेशंस के लिए कौन से टूल्स जो है वो रखे जाते हैं। तो पीआर में कॉमनली यूज जो होने वाले जो टूल्स हैं उनमें नंबर 1 पे न्यूज़ रिलीज, नंबर 2 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और नंबर 3 पे स्पीकिंग इंगेजमेंट, नंबर 4 पे है कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आपसे लाजमी पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। पब्लिक रिलेशंस इन्वॉल्व्स, पब्लिक रिलेशंस में क्या क्या शामिल होता है। नंबर 1 पे कि पब्लिक एटीट्यूड्स को एवेल्यूएट करना, ऑर्गेनाइजेशंस की कम्युनिकेशंस प्रोसीजर्स और पॉलिसीज बनाना, नंबर 2 पे है ये। और नंबर 3 पे क्या कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोग्राम्स, और नंबर 4 पे पॉजिटिव रिलेशन से डेवलप करना पब्लिक के साथ। ओके तो ये जो है ना 4-5 पॉइंट, ये बस उसको आप मेमोराइज कर लेना, यही बस इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशंस किस टाइप की होती है पीआर में, इनमें भी आप 2-3 स्पेशलाइजेशंस बस मेमोराइज कर लेना, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट पीआर भी मतलब कि एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है पीआर की। रिटेल सेक्टर पीआर है, फिर एग्रीकल्चर पीआर है, फूड सर्विस पीआर है, हेल्थ केयर पीआर है, एक्सेट्रा। तो ये आप स्टूडेंट्स इजीली पढ़ सकते हैं, तो मुझे बोल कर बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉबी ग्रुप्स, इसमें आपको बताया गया है कि लॉबी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। अगर ये लॉबी ग्रुप्स अपने असल गोल्स को छुपा कर काम करते हैं तो इसे ना फ्रंट ग्रुप कहा जाता है। एस्ट्रोफिंग, एस्ट्रोफिंग का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल ग्रास रूट्स मूवमेंट्स बनाना है। जैसे कि एक सेंट्रल एंटिटी अपने नाम से बहुत सारे लेटर्स लिख कर एक पब्लिक फीलिंग्स क्रिएट करती है। स्पिन इन पीआर, अब पब्लिक रिलेशन में स्पिन किस टाइप का होता है या किस तरह से यूज़ होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पिन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना अपने हक में बहुत ज़्यादा बाइस के साथ प्रेजेंट करना, और ये टैक्टिक समटाइम्स मिसलीडिंग या मैनिपुलेटिव भी होता है। ख़ास तौर पर ना जब पॉलिटिशियंस अपनी पोजीशंस को ना दूसरे एंगल से प्रेजेंट करते हैं। ओके तो इसमें बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एस्ट्रोट्रोफिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फर्स्ट लाइन को बस हाईलाइट कर लेता हूँ, आप बस इसी को मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके आगे आते हैं एडवर्टाइजिंग का बियॉन्ड प्रिंट मीडिया की तरफ। तो इसमें ना कवर्ड एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया गया है। तो जब एडवर्टाइजमेंट से किसी फिल्म या एंटरटेनमेंट मीडियम में छुपी होती है ना, जिससे प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनोरिटी रिपोर्ट में टॉम क्राइस का करेक्टर अपनी ना नोकिया कंप्यूटर या बुल्गेरी वॉच को शो करना, तो ये जो है कवर्ड एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, कवर्ड एडवर्टाइजिंग से मुराद ये कि किसी भी एक हीरो का किसी एक प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करना, वो एक कवर्ड एडवर्टाइजिंग होती है। इससे क्या होता है कि जो उस हीरो के फ़ैन होते हैं ना, वो भी वही चीज़ परचेज़ करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, अगर चाहे उस चीज़ की ज़रूरत ना हो। सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग की वजह से यही फ़ायदा होता है एडवर्टाइजिंग उस हीरो को यूज़ करने उस हीरो को उस एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करने से। एडवर्टाइजिंग मीडिया और ऑडियो, इसमें ना आपको बताया गया कि एफएम रेडियो में ना एडवर्टाइजिंग काफ़ी कॉमन है। रेडियो का फ़ायदा ये है कि ना ये डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ ना बात करती है और एक एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव कैंपेन बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। अच्छा एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑडियो, अच्छा ये जो है ना बस इसमें यही कुछ बताया गया। तो मैं जो है वो लंबी चौड़ी डिटेल ये पढ़ के नहीं बताना चाहता, क्योंकि लेसन बहुत ही लेंथी है, तकरीबन 8 से 9 सफ़े का ये लेसन है।
तो हर एक चीज़ को अगर डिटेल से बताना शुरू कर दिया तो ये है कि फिर 2 से 3 घंटे इस लेसन को कवर करने में लग जाएंगे। ओके, तो मैं टीवी की तरफ आता हूँ, तो इसकी भी मैं समरी आप स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना टीवी कमर्शियल्स के बारे में बताया गया है फर्स्ट वाले चैप्टर, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। टीवी कमर्शलाइज किस तरह होता है, तो टीवी कमर्शियल्स मास मार्केट एडवर्टाइजिंग का ना सबसे इफेक्टिव फॉर्मेट माना जाता है। सुपर बाउल में टीवी जो है ना वो स्पोर्ट्स का प्राइस जो है वो 2.5 मिलियन तक भी पहुंचा हुआ है। ओके, और ये 2006 के शवाहिद के मुताबिक है। सेकंड वाले पैराग्राफ में वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया कि किस तरह से टीवी में वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट होती है। तो टीवी प्रोग्राम्स में ना वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट इंसर्ट की जाती है, और ये एडवर्टाइजमेंट रियल लाइफ में नहीं होती है, लेकिन ना कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए ऐड की जाती है। एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशंस की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल आपको ना एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया गया कि किस तरह से एडवर्टाइजिंग की कैंपेन स्टार्ट होती है। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बाद ना कंपनीज अपने ना सेल्स और गोल्स को एवेल्यूएट करती है, वाजिया करती है, और ये एवोल्यूशंस या ये जो एवोल्यूट है करती है कि कैंपेन ने किस एक्सटेंट तक इफेक्टिवनेस दिखाई है और कहाँ पे चेंजेस ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशंस के बाद ये जो है वो कंपनीज करती हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, इसमें आपको बताया गया है ओवरऑल कि एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एक सीरीज़ होती है एडवर्टाइजमेंट्स की जो एक सेंट्रल आइडिया को फॉलो करती है और डिफरेंट मीडिया में एक टाइम पीरियड के अंदर अपीयर करती है। कैंपेन थीम एक सेंट्रल मैसेज होता है जो पूरे कैंपेन के थ्रू कम्युनिकेट होता है। मज़ीद इसमें बताया गया है कि ये जो है ना ओवरऑल एक यूजली इंटेंशंस होता है कि इफ़ेक्टिव मार्केट कंडीशंस को या कंपटीशंस को मार्केट प्लेस में जो है वो लाइकलीहुड जो है वो इंक्रीज़ की जा सके। आगे फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो अब एडवर्टाइजमेंट की क्या क्या फॉर्म्स हैं या क्या क्या टाइप्स हैं, इसमें बस आप 2-3 जो है ना इनके पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इसमें जो है वो एडवोकेसी मतलब कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स में शामिल है, बहुत से नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हैं। जैसे कि जैसा जो है वो मीडिया जो है वो फैल रहा है उस टाइप की जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है। तो एडवर्टाइजमेंट कई फॉर्म्स की हो सकती है, जैसे कि एडवोकेसी, कंपैरेटिव, कोऑपरेटिव, डायरेक्ट मेल, इंफॉर्मेशनल, इंस्टीट्यूशनल, आउटडोर, परसुएसिव, प्रोडक्ट्स, रिमाइंडर्स, पॉइंट ऑफ परचेजेस और स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिविटीज़ की बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिविटीज़ के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, ये जो मैंने ना आपको जस्ट कैजुअल बता दिए हैं नाम, ओके, ये बस इन्हीं नाम को याद रख लें, ये 2-3 बस आपने नाम्स को याद रखने हैं। और जैसे कि इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया कि एडवर्टाइजिंग बहुत से टाइप्स की होती है। एडवोकेसी, जिनमें एडवोकेसी, कंपैरेटिव, कोऑपरेटिव और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ जो है मैंने नाम बताए थे। तो इनमें से बस आपने जस्ट 5 याद रख लेने हैं एडवर्टाइजिंग की जो फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं। यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आप 2-3 बस बता देंगे तो दैन इट्स फाइन। एडवर्टाइजिंग के क्या फ़ायदे हैं या एडवर्टाइजिंग किस मकसद के लिए होनी चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स वो टास्क होते हैं जो कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के ज़रिए अचीव करती है या अचीव करना चाहती है, और ये ऑब्जेक्टिविटीज़ यूजुअली प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल्स पर ना डिपेंड करता है। कुछ मेजर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 पे जैसे कि ट्रायल देना, नंबर 2 पे कंटिन्यूटी, और नंबर 3 पे है ब्रांड स्विचिंग, और नंबर 4 पे है स्विच बैक। अच्छा, ट्रायल में ये होता है कि न्यू कस्टमर्स को ना अपनी प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए इंकरेज करना होता है, और कंटिन्यूटी में ये होता है मतलब कि अब ये ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए जो है वो इंकरेज करना। नंबर 2 पे है कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग से ना कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ जो है वो बनाए रखना शामिल होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट का। ब्रांड स्विचिंग में होता है कि कस्टमर को ना अपनी प्रोडक्ट को स्विचिंग करने के लिए ना कन्विंस करना होता है, तो ये भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है। और स्विच बैक में ये होता है कि जिनको अपने ब्रांड से अलग कर लिया जाता है तो इनका ना दोबारा ब्रांड के पास लाना होता है, तो ये भी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है।
पब्लिक परसेप्शंस ऑफ द मीडियम की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल आपको बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का रोल आजकल ना बहुत बढ़ गया है और इसको ना कल्चरल जैमिंग के ज़रिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है जो मीडिया और कंज्यूमरिज्म की प्रैक्टिसेस को चैलेंज करती है। और ये इंडस्ट्री एक कम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम को ना प्रमोट करती है जिसमें कंजम्पशंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मीडिया वॉच एक जैसा ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को एजुकेट करती है कि वो कैसे अपने कंसर्न्स एडवर्टाइजेस और रेगुलेटर्स तक जो है वो पहुंचा सकती है। मीडिया थ्योरीज, इसमें आपको बताया गया है कि मीडिया थ्योरीज वो मॉडल्स हैं जो मीडिया और सोशल रियलिटी के बीच के रिलेशंस को ना एक्सप्लेन करती है। मीडिया को एक इंडस्ट्री भी कहा जाता है जो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से ना पैसा कमाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सोसाइटी के बारे में बात करने और क्रिटिसिज्म से करने का एक काम भी करती है। मीडिया के कुछ मेजर थ्योरीज हैं जैसे कि अथॉरिटेरियन थ्योरी है। तो ये थ्योरी कहती है कि मीडिया मीडिया ये जो अथॉरिटेरियन थ्योरी है ये थ्योरी कहती है कि मीडिया को गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। और लिबर्टेरियन जो थ्योरी है इसमें इस थ्योरी के मुताबिक मीडिया को आज़ादी दी जाती है ताकि ना वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। और सोवियत थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये कहती है कि मीडिया को ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना रखते हुए सोसाइटी के इंटरेस्ट को ना प्रमोट करना शामिल होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में ये होता है कि इस थ्योरी के मुताबिक मीडिया को रिस्पॉन्सिबल और एथिकल तरीके से अपने काम करने चाहिए। न्यू मीडिया, तो न्यू मीडिया वो मीडिया है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंप्यूटिंग के थ्रू के ट्रांसफॉर्म्स हो चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी पुराने मीडिया फॉर्म्स को डिजिटल और इंटरैक्टिव बनाती है और ये न्यू मीडिया में शामिल है सब कुछ। अब व्हाट इज़ क्लास्ड ऑन एज न्यू मीडिया, मीडिया की न्यू क्लास क्या क्या है? तो नंबर 1 पे वेबसाइट्स इंक्लूडिंग ब्लॉग्स शामिल हैं, ईमेल, सीडी, डीवीडी, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, ये जो सीडी डीवीडी अब तो ये कम इस्तेमाल होता है, ये मीडिया का ये सोर्स है या ये मीडिया की ये जो क्लास है ना सीडी डीवीडी ये कम ही इस्तेमाल होता है। ईमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाइपर टेक्स्ट फंक्शंस भी इस्तेमाल होता है, इंटरनेट टेलीफोनी भी इस्तेमाल होती है, इंटरेक्टिव टेलीविजन्स भी इस्तेमाल होता है, वर्चुअल वर्ड्स जो है वो वर्ल्ड्स ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया आज के दौर में। डिसएडवांटेजेस इन द यूज़ ऑफ न्यू मीडिया। अच्छा, अब क्या क्या नुकसानात हैं न्यू मीडिया के इस्तेमाल करने पर? तो न्यू मीडिया का यूज़ कंपनीज़ के लिए फ़ायदेमंद है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि न्यू मीडिया का स्पेस बहुत फास्ट है और ये हर वक्त चेंज होता रहता है। इस वजह से कंपनीज को ना अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को ना कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है। दूसरा चैलेंज ये है कि न्यू मीडिया का ना इनिशियल कॉस्ट हाई होता है और स्मॉल बिजनेसेस को ये अफोर्ड करना मुश्किल होता है और ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशंस को प्रमोट करती है और छोटी बिजनेस को, मतलब कि जो चौथे बिजनेस है ना, छोटे छोटे बिजनेस हैं, इनके लिए ना मुश्किल मुश्किल बना देती है ओवरऑल। ग्लोबलाइजेशंस ऑफ मीडिया की बात की जाए तो इसमें ना आप स्टूडेंट्स को मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि ग्लोबलाइजेशंस का जो कंसेप्ट है आज कल हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। और यहाँ तक कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वेबसाइट भी विज़िट करेंगे तो उसमें लिखा होगा एम्पावरिंग मेंटल वेलनेस ग्लोबली। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ड है या ग्लोबली या ग्लोबल का जो वर्ड है ये हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। ख़ास तौर पर इकोनॉमी के हिसाब से ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस मतलब कि TNS अपने ना बिज़नेस को ना वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर रही है और इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को ना अमीर बना रहे हैं जबकि बाकी लोग गरीब हो रहे हैं। इस डिबेट में ना हर तरफ ओपिनियंस शामिल हैं। मीडिया मर्जेंट्स, मीडिया में अब क्या क्या कुछ शामिल हो चुका हुआ था ये भी हमने लेसन नंबर आई थिंक 44 या 43 में पढ़ा था। तो जब भी एक न्यू टेक्नोलॉजी मीडिया में इंट्रोड्यूस होती है ना, पुरानी मीडिया प्रैक्टिसेस से वो मर्ज हो जाती है। मीडिया का काम सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना नहीं होता बल्कि वो सोसाइटी, लोग और कल्चर के बारे में भी बात करती है मीडिया।
अच्छा, ये जो है ना मीडिया इमरजेंसी देखिए, इसमें सिंपल बता दिया है कि पुरानी टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ असाइन होती है। अब ये देख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, आने वाले वक्तों में क्या होगा कि एक रोबोट जो है वो लेक्चर दे रहा होगा, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से मैं हायर किया गया MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का जो है टीचर हूँ। तो ऐस क्या होगा कि फ्यूचर में अब जो है वो AI काम कर रही होगी और हम घर वेले बैठे बस जो है वो काम काम नहीं कर रहे होंगे। ओवरऑल फ्रॉम प्रिंट टू इलेक्ट्रॉनिक अमलगमेशंस हुई थी, मतलब कि इमरजेंस जो हुई थी मीडिया की, तो इस फॉर्म में हुई थी। तो पहले प्रिंट मीडिया का अपना एक यूनिक स्टेटस था, लेकिन जब रेडियो का इंट्रोडक्शंस हुआ था तो लोगों ने ना एक न्यू तरीके से ना कम्युनिकेशंस को एक्सपीरियंस किया था। रेडियो ने वही कंटेंट दिखाए थे जो पहले प्रिंट मीडिया में थे, बस टेक्नोलॉजी का डिफरेंशिएट था। ओके, तो मज़ीद आपको इसमें बताया गया है। मैं आगे बढ़ता हूँ, लेसन जैसे कि बहुत लेंथी है लेकिन इसको मैंने कवर किया है और ये कवर करना भी बनता है। तो मैं आता हूँ, मतलब कि इसको मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, रेडियो टीवी इमरजेंस की तरफ आता हूँ। तो टीवी ने रेडियो से ना कंटेंट लिए थे और न्यू फॉर्मेट्स को ना इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि ग्रुप्स डिस्कशंस और म्यूजिकल प्रोग्राम्स, और ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से ना क्लोजली लिंक्ड थे। आगे है टीवी एंड कंप्यूटर गेटिंग वन IPT इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी। तो इसमें आपको बताया गया है कि मतलब कि जैसे कि हमने लेसन नंबर 43 या 44 में पढ़ा था, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए टीवी और कंप्यूटर के बीच का फ़र्क जो ख़त्म हो गया। आजकल ऐसे टीवी सेट्स अवेलेबल हैं जो कंप्यूटर जैसे काम करते हैं और कंप्यूटर्स भी टीवी की तरह कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मर्जेंस हुई थी टीवी और कंप्यूटर के दरमियान। ओवरऑल इसमें यही कुछ बताया गया है, हमने लेसन नंबर 44 में डिटेल से पढ़ा था। तो मैं अब मीडिया के 43 में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो अब मैं आता हूँ क्रिटिसिज्म्स ऑन मीडिया। अब मीडिया पर किस टाइप की तनकीदें हुई थी, तो ये हमने लेसन नंबर 44 में पढ़ा था। तो मीडिया के कुछ मेजर क्रिटिसिज्म्स हैं। नंबर 1 पे है कंसील्स मोर देन इट रिवील्स, मतलब ये कि मीडिया अक्सर ज़्यादा छुपाता है बजाय जो दिखाया जाए, मतलब कि जो दिखाना ज़्यादा बेहतर है वो मीडिया उस चीज़ को छुपाएगा। एक्जरेट्स, मतलब ये कि मीडिया चीज़ों को ना एक्जरेट करता है। सेंशनलाइज, कई दफ़ा ना मीडिया सेंशनलाइज कर देता है छोटी बात को। डैमेजेस कल्चरल एंड फैमिली ट्रेडिशंस, मीडिया जो है ना वो कभी भी कल्चर, मतलब कि मीडिया जो है वो कभी कभी कल्चरल और फैमिली ट्रेडिशंस को डैमेज कर देता है, कभी कभी नहीं, मेजॉरिटी में ये होता है। ओके, तो मैं कभी कभी नहीं कह सकता। बाइसनेस में ये हुआ कि मीडिया अक्सर ना बाइस्ड होता है अपने इंटरेस्ट के लिए। ओके, सोल्ड टू इंटरेस्ट ग्रुप्स, मीडिया को ना इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए बेच बेचा जाता है, मीडिया को इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए भेजा जाता है। कमर्शलिज्म्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है था, मतलब कि लेसन नंबर 44 में हमने जो पढ़ा था कमर्शलिज्म्स को लेकर भी हमने पढ़ा था, मीडिया की मर्जेंस को लेकर। ये ट्रेंड जो है वो होता है कमर्शलिज्म्स में, कि मीडिया सिर्फ कमर्शलिज्म्स प्रमोट करता है। तो ये जो है ट्रेंड जो है वो इस हवाले से जो है वो क्रिटिसिज्म से होता है मीडिया को लेकर। पिक्चर्स ऑफ किलिंग अनएथिकल में ये था, हमने पढ़ा कि मीडिया अक्सर ना अनएथिकल होते हैं, जैसे कि किलिंग्स की तस्वीरें दिखाना। तो ये अक्सर मीडिया कर रहा होता है और आमतौर पर हम भी कर रहे होते हैं। और प्राइवेट लाइफ ऑब्ससिनिटी में हमने पढ़ा था कि मीडिया प्राइवेट लाइफ और ऑब्ससिनिटी को एक्सपोज करता है। ब्लैकमेल्स गवर्नमेंट्स में यह हमने पढ़ा था कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो मीडिया कई दफ़ा ना गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल करने का काम भी जो है वो यूजली करता है। ओके, तो लेसन नंबर 45 में जो कुछ भी था वो हमने कवर कर लिया है, लेसन नंबर 23 से लेकर लेसन नंबर 44 को लेसन नंबर 45 के अंदर। तो अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये कुछ भी हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा इसमें। तो जस्ट मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर मैंने हाईलाइट कर लिए थे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो कि पूछे जा सकते हैं लाजमी तौर पर। तो
बस इसी लेसन को आप प्रिपेयर कर लेंगे ना, फुल प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपका 50% टू 70% जो है वह सिलेबस कवर हो जाएगा, और अच्छे नंबर आप ले लेंगे MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशंस में। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल्ड हो चुका हुआ है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें आपकी ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला अच्छे नंबरों के साथ आप स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें, और अल्लाह ताला आप पर और आपके अहल अयाल पर, आपके घर वालों पर रहमत, शफ़क़त, अनायत, बरकत और फजीलतें हर वक्त, हर मुकाम पे, हर जगह रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी शो लेक्चर्स की सीरीज़ में, या फिर या फिर किसी अच्छी वीडियो में, या फिर असाइनमेंट GDB के सॉल्यूशंस में, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की वीडियो में। तो टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।